आप सभी का नेतृत्व करने वाला भाई, आपका बेटा, और नेतृत्व हम सभी लोग कर रहे हैं। मैं हर सभी के मुख से सुनता हूं कि अनुरंजन बाबू यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं? बोलना बड़ी बात नहीं है, संगठन से मिलकर साथ देना सबसे बड़ी बात होती है कि नहीं? और आज बहुत सारा बात बोला गया यहाँ पे, और मैं कहता हूँ हर इंसान आज जब अपना प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारी लगाया है तो बड़े बड़े पोस्टर में क्या लिखा है? मैं जुझारू हूँ, मिलनसार हूँ, मैं शिक्षित हूँ, कर्मठ हूँ, सभी के योग्य हूँ। बोला हुआ है कि नहीं? हर सभी का पोस्टर में लिखा हुआ है कि नहीं? मेरे ग्रामवासियों, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, किसी उम्मीदवार या प्रत्याशी का पोस्टर, बैनर या पंपलेट में उसका क्वालिटी और खूबी नहीं होनी चाहिए। वो क्वालिटी और खूबी जो पंपलेट में आप लोग देखते हैं, वो खूबी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि नहीं? क्या पंपलेट और बैनर में जो खूबी रहेगा वो कर पाएगा? इंसान में वो खूबी होनी चाहिए। लिखने वाला तो कोई और लिखता है, शिक्षित व्यक्ति है ना, और उसमें टाइप करता है कि अगर ये ऐसे ही लाचार व्यक्ति भी रहेगा तो उसके बारे में वो अच्छा ही लिखेगा कि नहीं? क्योंकि उसको कई लोगों के बीच में खड़ा होके प्रतिनिधि बनना रहता है कि नहीं? इसलिए उसके सारे सपनों को साकार करने के लिए लिखने वाले बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये कर्मठ है, योग्य है, शिक्षित है, मिलनसार है, मृदुभाषी है, सबका पोस्टर में सब देखते हैं कि नहीं? लेकिन वो खूबी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि नहीं? मेरे माता पिता, आप सभी सुन रहे हैं, जब एक खूबी रहेगी तब ही हम संविधान के आधार पे हम चल पाएंगे। संविधान हम सभी को अधिकार दिया है अपने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कानून बनाने का, संगठन बनाने का, नियम बनाने का अधिकार दिया है ना। इतनी बड़ी अधिकार मिलते हुए भी आज हम किसी दूसरे के पीछे चलते हैं। आज जो कुर्सी पे बैठे हैं, बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हैं, उसको किसने बनाया है? हम सभी एक एक आदमी मिलकर बनाए हैं कि नहीं? आपका एक वोट से, मेरे एक वोट से, यहाँ जितने भी लोग निवास करने वाले हर सभी का मतदान की कीमती वोट से वो आज हमारे क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री बना है, विधायक बना है, सांसद बना है, डीडीसी बना है, बीडीसी बना है, सरपंच बना है, वार्ड पंच बना है कि नहीं? और जब सब बन जाते हैं, पद में वो लोग आ जाते हैं, तो हम सभी को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वो लोग स्वार्थी हैं और वही लोग उस पोस्टर का क्वालिटी और उन लोग मिलनसार, जुझारू बताने वाले लोग वही लोगों में से हैं, है ना? लोगों में से हैं वो लोग जो लोग अपना पद पाने के बाद में जनता के बीच में नहीं आते हैं। वही लोग ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं। आज कई प्रत्याशी हमारे पास खड़े हैं, हमारे क्षेत्र में खड़े हैं। हम सबका सम्मान करेंगे क्योंकि ये हम सभी का मौलिक अधिकार है कि नहीं? वीडियो बोलो। ये हम सभी का मौलिक अधिकार है। हम अपने आप को इस क्षेत्र की सेवा के लिए, हम अपने आप को आगे लाने के लिए हम अपना उम्मीदवार के रूप में तैयार करते हैं। कि मैं इतना योग्य व्यक्ति हूं तो मुझे लोग वोट देंगे और मैं लोगों का सेवा करूंगा, क्षेत्र के समस्या को मैं समझूंगा और बचाऊंगा। आज हमारे क्षेत्र में भारतमाला रोड आ रहा है कि नहीं? हमारे क्षेत्र में रेल लाइन भी आने वाला है, आ रहा है कि नहीं? उसमें जो हमारे कृषि उपजाऊ भूमि है उसका जो अभी अधिग्रहण होने वाला है, उसका बहुतों को उनका जमीन के उपजाऊ जमीन के कीमत पर उन भूमि धारियों को नहीं मिल पा रहा है।
और कितने किसान लोग हैं जो जमीन से बेदखल हो जा रहे हैं। अगर उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या उनका जीवन सफल हो पाएगा इस धरती पे? वो लोग तो भूमिहीन हो जाएंगे, घर विहीन हो जाएंगे, समाज विहीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे। ऐसे लोगों को भी बचाने का क्षमता होनी चाहिए। अभी का समय में जो लोग बेदखल हो जा रहे हैं अपना जमीन से, उनका अगर मुआवजा भी नहीं मिल रहा है तो उनको मुआवजा दिलाने का भी ताकत होनी चाहिए। अभी का प्रतिनिधि लोगों को होनी चाहिए कि नहीं? अपना पद प्राप्त करने के बाद में मैं तो बीडीसी हूं, मैं तो डीडीसी हूं, मैं तो विधायक हूं, सांसद हूं, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, कहा के हम अपने घर में अपना चैम्बर में बैठ के लोगों का तमाशा देखना नहीं है। जनता इतनी उम्मीद के साथ उनको वोट देती है कि अगर हम इनको फलनी को देती हूं या फलना को देता हूं तो ये लोग हमारी सेवा कर सकेंगे। यही उम्मीद से देते हैं ना कि हम लोग को वोट के बाद में ना पूछे, हमारा गांव ग्राम को बर्बाद करें, इसके लिए देते हैं क्या? नहीं, हमारे लोगों का ख्याल करे, हमारे लोगों के सुख दुख में अपना हाथ बटाए। और हमारे बीच में अगर कृषि भूमि है, कृषि उपजाऊ भूमि है, अगर उस पर किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाने वाला फैक्ट्री भी आता है तो उसका विरोध करने की योग्य होनी चाहिए कि नहीं? आज हम सभी को अपने क्षेत्र की रक्षा और अपने जनमानस की रक्षा के लिए यहाँ तैयार होना पड़ेगा। हम 3 साल से फैक्ट्री के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। जब हम लड़ ले रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं? आज तो फैक्ट्री नहीं लगेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि फैक्ट्री नहीं लगेगा, लेकिन क्या वो लोग फैक्ट्री बनने की प्रक्रिया को निरस्त किया? क्या नहीं किया। तो वो लोग फैक्ट्री नहीं लगेगी क्यों कहते हैं? इसका मतलब हम सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं? ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे अभी, क्योंकि हम सभी के बीच में ऐसे नेतृत्व करने वाला आदमी शिक्षित व्यक्ति है। मैं कुछ पद में नहीं हूं और न आने वाला कल कुछ पद में नहीं रहूंगा। मेरी धर्म पत्नी को शायद पिछले बार भगवान के दुआ से उसको सामने लाया गया था, उसके जगह में किसी और को उम्मीदवार खड़ा किया गया था, लेकिन भगवान ने लाया होगा। मैंने कहा कि भर के देखो तो, अगर लोग चाहेंगे तो तुम सफल हो जाएगी। उसने भरी और सफल हो गई, लेकिन मैं नहीं समझा कि मेरी पत्नी बीडीसी है इसलिए मैं गांव की सेवा करूंगा। वो मेरा मकसद नहीं है। बीडीसी नहीं रहने पर भी, मैं इस क्षेत्र को कुछ भी नहीं रहने पर भी, मैं इस क्षेत्र की जनता की सेवा और इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा मैं पूरी पवित्र मन और दिल और आत्मा से करता हूँ। इसको केवल धरती के लोग नहीं देख रहे हैं, इस धरती के अंदर जो छुपे हुए हर एक देवी देवता देख रहे हैं। और हम कहते हैं ना कि ऊपर है जो भगवान, वो भी देख रहा है कि अनुरंजन भैया कैसे है। आज आप सभी के बीच में मैं उपस्थित होकर इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मेरे सामने सच्चाई है। सच्चाई के बल से मैं ये लड़ पाता हूं, और सच्चाई को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आते हैं और आप लोग अपने में हिम्मत लाते हैं कि अनुरंजन बाबू अगर सामने खड़ा रहेगा तो यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगी और हम लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इस मकसद से हम यहाँ पे आते हैं, बातों को सुनते हैं और गांव में जाके मेरी बातों को कई दरवाजा और लोगों के बीच में बताते हैं और प्रचार करते हैं। मेरे ग्रामवासियों, संघर्ष वो नहीं होता है जो हम कहीं मैदान में जाकर लड़ाई अधूरा छोड़ के हम बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक सप्ताह को यहाँ बैठक होता है। अगर हम सभी को बीच में अगर उठ के भागना है तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए वैसे आदमी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इस धरती माँ की रक्षा के लिए रात हो या दिन हो, मर मिटने वाला आदमी होना चाहिए। वैसे आदमी इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आना चाहिए। कि अनुरंजन क्या बोल रहा है
उसकी गलती निकालने के लिए हम यहाँ आए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए आए कि कल हम लोग हमारे संगठन के लोगों को तोड़ने में हम कामयाब हो जाएं। ये संगठन कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये सत्य की वाणी है। ये संगठन कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये सत्य की वाणी है, और सत्य को कोई तोड़ ही नहीं सकता और ना ही मिटा सकता है। मेरे ग्रामवासियों, आप लोगों की स्थिति और दयनीयता को देखकर मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि संविधान में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए जो ताकत दिया है, उस ताकत का हमें अंदाजा नहीं है, उस ताकत का हमें ज्ञान नहीं है, उस ताकत से हम अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण से आज हमारे क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि ना उठकर कोई दूसरा प्रतिनिधि खड़ा हो जाता है, हमारा प्रतिनिधि सामने ना आकर कोई दूसरा प्रतिनिधि आ जाता है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यहाँ पे दो पार्टी बनाई गई है, जो उस पार्टी के सहायता से हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश में शासन कर रहे हैं, और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार हम सभी को राजा बनने का अधिकार है। अधिकार है कि नहीं? और मेरे ग्रामवासियों, आज हम अपना अधिकार को छोड़ के हम किसको राजा बना रहे हैं बताइए? तो राजा तो हमें बनना चाहिए कि नहीं? जो दूसरे के हिसाब से राजा बनेगा वो हमारा सेवा कभी नहीं करेगा, हमारा दुख दर्द को कभी नहीं समझेगा, हमारा क्षेत्र को कभी सुरक्षित नहीं रखेगा। रखेगा क्या? 4 साल से हम सभी लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री माँ कुदरगढ़ी स्टील प्लांट जो पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती है, उस फैक्ट्री का हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि वो फैक्ट्री हमारे उपजाऊ भूमि के क्षेत्र के करीब बन रहा है, हमारे उपजाऊ भूमि के करीब बन रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जीव जंतुओं का वास होता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का खनिज, यहाँ पे औषधि है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संपदा है। इसलिए हम लोगों ने इस क्षेत्र में प्रदूषित करने वाला फैक्ट्री को नहीं बैठाना चाहते हैं। और हमारे जिला के कलेक्टर साहब ने क्या कहते हैं कि तुम्हारा साइकिल स्टील से चलता है, तुम्हारा ट्रैक्टर स्टील से चलता है, तुम्हारा खाना बनाने वाला बर्तन स्टील का बर्तन से बनता है, तो तुम स्टील प्लांट लगाने से क्यों मना करते हो? हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की तीसरी चौथी आवश्यकता है। मनुष्य की पहला आवश्यकता क्या है? रोटी। और रोटी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? इस पवित्र धरती से मिलेगी। क्या लोहा से हमें रोटी मिलेगा? क्या लोहा नहीं रहेगा तो क्या हम मर जाएंगे क्या? लेकिन ये धरती नहीं रहेगा, उपजाऊ भूमि नहीं रहेगा, तो क्या हम जी पाएंगे? आज मेरा दिल में इतना दर्द क्यों होता है? हर बार कहता हूं कि यहाँ इतनी संख्या से ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन क्या मैं यहाँ राजनीति करने आता हूँ? क्या यहाँ आप सभी को बचाने के लिए यहाँ 2 शब्द कहने के लिए आता हूँ? ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ ताकि आप लोग समझें और अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए और इस क्षेत्र की प्रकृति की रक्षा के लिए सामने आए। ये बात कहने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और करते आ रहा हूँ। मेरे दिल में इसलिए दर्द होता है। आज थोड़ा शुरू में क्या सुने, जो भी प्रतिनिधि उठे हैं उनके बारे में कई निंदा शिकायत गिला शिकवा होता है कि नहीं? जिस आदमी को हराने की क्षमता नहीं होती है उसको निंदा गिला करके ही हराया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमको कोई फैक्ट्री वाले या बड़े बड़े नेता कंपनी के लोग कोई हरा नहीं पाए। तो कलेक्टर जसपुर के जिला कलेक्टर रोहित व्यास ने क्या कहा? अनुरंजन तो कंपनी वालों का पैसा लूटने वाला चोर है, अनुरंजन गुंडागर्दी करने वाला गुंडा है, अनुरंजन छत्तीसगढ़ का बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार करने वाला आदमी है। किसको बोलते हैं? हमको। कौन? न्याय की उच्च कुर्सी पे बैठा हुआ कलेक्टर रोहित व्यास कहते हैं कि अनुरंजन तुम फैक्ट्री वालों का पैसा लूटने वाले चोर हो। अब न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी इस प्रकार से हम जैसे भला करने वाले आदमी को
कहता है तो उसका चरित्र और उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसे होगा हमारे जसपुर वासियों के साथ, सोचिए। मैं जसपुर जिला के लोगों के लिए भला सोचता हूँ, और भला सोचने वाला आदमी को क्या कह रहा है कि गुंडा है। अगर मैं गुंडा हूँ तो कानून की कुर्सी पे बैठा हुआ है, हमको अरेस्ट क्यों नहीं करता है? अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इस भारत देश में भारत के हर एक अपराधियों को कानूनी तरीके से सजा देने का प्रावधान है कि नहीं? तो मुझे स्वतंत्र क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री वालों का पैसा लूटने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाला हूँ। उसको ऐसा कहने का हिम्मत कैसे हुआ उस कलेक्टर रोहित व्यास को? मैं आज टांगर गांव के जनताओं के बीच में कह रहा हूँ, ऐसे कानून में बैठा हुआ आदमी मुझे ऐसे कह के धमकी ना दे, वरना मैं हमारे क्षेत्र में अगर आएगा उसका तो मैं ऐसे हाल करूंगा जो यहाँ पे उसका चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। कौन? जिला में बैठा हुआ कलेक्टर रोहित व्यास। जो मैं अपने क्षेत्र की लोगों की रक्षा और धरती की रक्षा कर रहा हूँ, तो आदमी हमें धमकी देगा क्या? संविधान हमें अधिकार देता है इस क्षेत्र का राजा बनने का, और नौकर कलेक्टर हमें गुंडा बोलने का एहसास कैसे किया? आज मैं जनता के बीच में पूछना चाहूंगा। और इस साधारण अनुरंजन बाबू को उसने गुंडा कहा, चोर कहा, बेरोजगार करने वाला, ये एकमात्र दुश्मन है बेरोजगारों का, ऐसे कहा है उसने। मुझे कभी शांति नहीं हो रहा है, इसका न्याय मिलना चाहिए, मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। और ये बात भी मैं कहता हूँ, जब बेरोजगारों को बेरोजगार करने की बात होती है तो इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड धारी सहायक शिक्षक लोग नौकरी कर रहे थे कि नहीं? वो सहायक शिक्षक लोगों को नौकरी से निकाला गया, बर्खास्त कर दिया गया, और वो भोले भाले लोग नौकरी कैसे पाए थे? भारत के राजपत्र के अनुसार, जिसमें भारत के सबसे ऊंचा कुर्सी में बैठा हुआ राष्ट्रपति का मुहर लगा हुआ रहता है, सील लगा हुआ होता है, उस राजपत्र का पालन करते हुए उन लोगों ने नौकरी हासिल की थी। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ का शासन ने उन्हें बेदखल किया है, बेरोजगार किया है। ऐसे शासन को धिक्कार होना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को नाक रगड़ के मर जाना चाहिए, क्योंकि राजपत्र का अपमान करने वाला मुख्यमंत्री जो है हमारे विष्णुदेव है। मैं आज इस मंच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने का हक और अधिकार और दम किसी में नहीं होता है, लेकिन मैंने कह रहा है, आज मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि उस कुर्सी में बैठा हुआ आदमी ने हमारे रोजगार धारी बीएड धारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करवा दिया है। और बर्खास्त करने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग नौकरी में थे उनका जीवन अंधेरा में नहीं हुआ, हमारे बाल बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका नन्हे बच्चों का जीवन भी अंधेरे में जूझ रहा है। देखिए, उन लोगों ने 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों का नौकरी तो बर्खास्त कर दिए, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो पढ़ने वाले लोगों का जीवन भी अंधेरे में डाल दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और आईएएस आईपीएस अधिकारी बन सकें। ऐसे कलेक्टर बने जो आज जसपुर जिला में बैठे हैं और हमको धमकी दें, जो आप सभी का रक्षा करने वाला आदमी को। सोचिए, ऐसे कलेक्टर लोग चाहिए उनके लिए, ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए उनके लिए, जो नौकरी करने वाले लोगों का बर्खास्त करके नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन को अंधेरे में धकेलने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत देश का राजपत्र का अपमान करना देशद्रोही के नाम पर आता है। उसके लिए कड़ा कानून है, उसके लिए फांसी की सजा दी जाती है, और वो लोग सुरक्षित हमारे छत्तीसगढ़ में नाच रहे हैं। देखो, उनको पनाह किसने दे रहा है, उनको शरण में किसने रखा है? सोचिए, इसका मतलब हम सबका अधिकार जीरो है कि नहीं? आज आप सभी को मैं
प्रेरणा दे रहा हूं। जो संविधान से जो हमें अधिकार मिला है, वो अधिकार को आप पढ़िए। आज हमारे बीच में संविधान की किताब भी है, कैबिनेट मंत्रालय से संशोधन किया हुआ संविधान की किताब है, उसको पढ़िए और शिक्षा अर्जित कीजिए और अन्याय के खिलाफ लड़िए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने देश की प्रकृति को सुरक्षित कीजिए, पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरे आदरणीय देवतुल्य माता पिता भाई बहनों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जब भी यहाँ विपत्ति आती है आप सभी लोग मैदान में सामने आएं और संघर्ष करें और जीत हासिल करें। यही मेरा आप सभी से विनती और कामना है। धन्यवाद।